नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से 190 मिलियन पाउंड केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले से पहले फैसले की हद तक क्यों रोक दिया। इमरान खान, बुशरा बेगम, फराह गोगी, शहजाद अकबर, इन्होंने इससे क्या फ़ायदा उठाया, ये केस आगे क्यों नहीं चल रहा, मलिक रियाज क्या इसके अंदर मुलव्वस है। इस वजह से प्रोग्राम के एक हिस्से में हम बात करेंगे, उसमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे पास होंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, जुनैद अकबर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून हमें ज्वाइन करेंगे। मंकी पॉक्स पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में इसके बारे में बड़ी बात हो रही है और कोरोना वायरस की तरह खुदा न खास्ता इस वबा का कोई असर अभी तक हमारे सामने नहीं आया, लेकिन हमें पहले से इसके ऊपर बात करनी चाहिए ताकि हम तैयार रहें। हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन मेन सेगमेंट हम करना चाह रहे हैं जनरल फैज़ के हवाले से पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो सज़ाएँ तजवीज़ हैं उसके ऊपर बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बाहर आएंगे और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके फ़ैसले को उड़ा देगी, भले जो मर्ज़ी सज़ा दे दें। बाज़ लोगों का ख्याल है कि मामला इतना सादा नहीं है और उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा इंतज़ार कर रही है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे पास माहिर कानून बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बैरिस्टर साहब, ज़रा इसके ऊपर अगर आप हमें बताएं कि ये लोगों की सहूलत के लिए ये जो कोर्ट चल रही है ये प्रोसिक्यूशन की है और इसके बाद पनिशमेंट है, ये आम कोर्ट से कितनी मुख्तलिफ है? थैंक यू वेरी मच। इसमें एक चीज़ तो आम कोर्ट वाली है कि कानून शहादत जो पाकिस्तान का एविडेंस लाई है वहाँ अप्लीकेबल है पूरे का पूरा। ठीक, प्रोसीजर उनका अपना है, तकरीबन कमोबेश वही प्रोसीजर है जो हम पुलिस केसेस में करते हैं, सिवाय हाई बार है एविडेंस का या नहीं, एग्जैक्टली सेम। ठीक, कानून शहादत आर्डर 1984 जो है उसके अंदर लिखा हुआ है इट्स अप्लीकेबल ऑल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। ठीक, मैंने खुद 2 कोर्ट मार्शल किए हुए हैं एज ए डिफेंस काउंसल, तो ये वहाँ हम लड़ते थे, ये अप्लीकेबल है। तो ये डिफ़िकल्ट बार है फॉर द प्रोसिक्यूशन, चूँकि आर्मी तो एविडेंस आपके पास बहुत तगड़ा होना चाहिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल। हाँ, ये प्रिंसिपल है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि इस केस में एहतियात किया जाए और डे 1 से अच्छे वकील साथ रखे जाएँ। सिर्फ फौजी कानूनदानों पे इस मामले को न छोड़ा जाए, इसलिए आपने इशारा किया बाद में रिट पिटीशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन ये सिवाय इसके कि इसकी कोर्ट जो है इसकी जो प्रिजाइड कर रहा है और बाकी लोग वो होते हैं मिलिट्री के, अदरवाइज़ ला कम बेश वही है फौजदारी का, उनका फौज का जो सिविलियन का है, और बाकी उनका एक लॉयर भी है। जी, लॉयर में असूल ये है कि आपको डिफेंस काउंसिल लिख दिया जाता है। एक तो उनका जज बैठा होता है, जज एडवोकेट, 3 उसके अफसर होते हैं या 5, एक उनके साथ सरकारी बंदा बैठा होता है, वो उनका काम है मशवरा देना। यूरोपियन कोर्ट में भी हमने यही देखा है, जैक क्या जाता है। उसके बाद आपको हक हासिल है, दैट मीन अक्यूज को हक हासिल है कि वो प्राइवेट काउंसल करे। मैं इंगेज हुआ हूँ 2 दफ़ा, वहाँ आप वो काम तो नहीं कर सकते जो हम इधर करते हैं। वो आम तौर पर बंदे कोर्ट में अपनी पसंद के भर लिए, आम तौर पर वो डेली प्रोसीडिंग करते हैं। आम तौर पर वो सारा दिन की प्रोसीडिंग होती है। जब मैंने किया तो दरमियान में नमाज का ब्रेक होता था, खाने की ब्रेक भी हमें वो नहीं देते थे। ठीक है, नो नॉनसेंस का माहौल होता है और मैटर ऑफ फैक्ट, बिल्कुल कोई टस्सा होता है। ठीक, और वो बोलते भी नहीं जज जैसे हमारे बहुत बोलते हैं और आराम से बैठे होते हैं। ट्रायल का माहौल तकरीबन ठीक होता है, टू बी ऑनेस्ट। एज ए वकील प्राइवेट काउंसिल आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, और मुझे शक है कि ये करेंगे। मुझे नाम भी पता जिसको करेंगे शायद ये, चूंकि जरा बताएं ना, पहले ही उन्होंने ख्वाजा हरस साहब को किया हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट में, टॉप का लॉयर है, इसलिए दूसरी साइड को भी देखना चाहिए कि अपने रिटायर्ड कर्नलों की बजाय कोई अच्छे लीगल माइंड, अपने मुफ्त में मशवरा दे रहा हूँ, उनके साथ रखने चाहिए। चलिए ये तो तय हो गया। अच्छा, इसके बाद ड्यूरेशन के ऊपर क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? ये तो डिपेंड नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये मैटर 2 हफ्ते से नहीं चल सकता। 2 हफ्ते इस तरह नहीं चल सकता भाई। वो देखो, गवाह डेली आएंगे, गवाह ज़्यादातर तो होते हैं फर्जी से मुराद फॉर्मल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कागज लाना है ये करना। असल गवाह होते हैं थोड़े, ठीक है, वो आएंगे उस पर जरा लंबा वो करने नहीं देते, करनी भी नहीं चाहिए, मतलब वो सिविलियन कोर्ट तो नहीं है ना। मेरा अपना ख्याल ये कि इसको, मतलब जो मेरा तजर्बा है उसकी रोशनी में इसकी हेयरिंग 15-20 सज़ा नहीं हो सकती। अच्छा, चार्जेस एक चार्ज पे, एक चार्ज के, हाँ, चार्जेस एक से ज़्यादा हो सकते हैं, चार्जेस हो सकते हैं। सो हम कहते हैं जेंडर था चार्जेस, कई चार्ज इकट्ठे हो, उससे प्रिंसिपल्स हैं जो होते हैं। आमतौर पे जो मैंने किया था उसमें चार्ज थे 4 थे, स्पैनेज था, इंफॉर्मेशन लीक करनी, इस तरह का यहाँ कई हो सकते हैं। ये कानून में हमारा जो है ना CRPC, उसमें प्रोविजंस हैं, वो बताती हैं कब हो सकते हैं कब नहीं हो, ये ऐन मुमकिन है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कन्फ्यूजन का।
वो क्या? हाँ, कन्फ्यूजन ये है कि बाज़ औक़ात एक की एविडेंस दूसरे में रेलिवेंट नहीं होती, जज कंफ्यूज होते हैं। हम बेहतर पसंद करते हैं ऑफेंसेस ऑफ सेम ट्रांजैक्शन अगर है एक चार्ज हो। मसलन जो मुझे नहीं मालूम चार्ज क्या होता है, लेकिन जो मैंने प्रेस रिलीज पढ़ा है उसमें दो फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स हैं, एक है टॉप सिटी वाला, टॉप सिटी, और एक है मतलब 9 मई या पॉलिटिकल। ठीक, इनको इकट्ठा ना करें। मतलब अगर मैं प्रोसिक्यूटर में होऊंगा तो मैं स्ट्रांगली कहूंगा इनको इकट्ठा ना करें। लेकिन टॉप सिटी में अगर 4 ऑफेंस बनते हैं, मतलब टॉर्चर अलग ऑफेंस है, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अलग ऑफेंस है, हाउस में घुसना, घर वगैरह वगैरह, ये इकट्ठे हो सकते हैं। रेस्ट गेस्ट टैग का जो प्रिंसिपल हमारे यहाँ है, हम कहते हैं ऑफेंसेस ऑफ सेम ट्रांजैक्शन दूसरे को साथ न करें, ठीक है, उनके लिए अलग टैग, कोई मसला नहीं तो है। अगर चार्जेस की नौयत दो किस्म की है, एक रिटायरमेंट से पहले जिसका आपने जिक्र किया और रिटायरमेंट के बाद सियासी मामलात जो हैं, तो फिर नेचर ऑफ ऑफेंसेस को देखा जाए। ठीक है, नेचर ऑफ ऑफेंसेस अगर चोरी, किडनैपिंग, उस डाके अगवा के साथ वो एक तरफ कर दें, और जो पॉलिटिकल नेचर की जो कहा जा रहा है, मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है या 9 मई के अंदर हमला करवाना है, साजिश करनी है, पार्टी गाइड करनी है, स्टेट के खिलाफ म्यूटिनी करानी है, इदारों के खिलाफ, या कोर्ट्स के मामलात में मुदाखलत, मतलब जो भी चीज़ें आती हैं इनको अलग करें। ठीक है। और जब ये डिटर्मिन हो के और भी लोग मुलव्वस हैं तो उनका ट्रायल सेपरेट होगा या इसी का हिस्सा? नहीं, उनका ट्रायल असूलन यह है इकट्ठा होना चाहिए। ठीक, और कोशिश करनी चाहिए कि मुलज़िम कम से कम हो, जो फंडामेंटल्स पर रहा जाए, वरना फिर ज़्यादा वकील होते हैं, मामा उलझाते हैं, और मेरे ख्याल में बस मोटा मोटा जो है वो काम ज़्यादा आसान रहता है। प्रैक्टिस यही आदमी की। तो अगर अब तफ्तीश तो नहीं है? तफ्तीश हो चुकी। तफ्तीश के इनके 2 लेवल होते हैं। ठीक है। एक होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो इन्होंने एक मैटर में करके अनाउंस कर दिया गिरफ्तारी, उसके बाद होता है समरी ऑफ एविडेंस। समरी ऑफ एविडेंस होती है पाकिस्तान के हिसाब से जो पुलिस का चालान नहीं होता, ठीक, इन्वेस्टिगेशन वो होती है, वो बयान लिखते हैं, सारे लिखते हैं, उसको दे देते हैं, उसके बाद चार्ज होता है। तो इसका प्रोसीजर जो हमने अखबारों में पढ़ा है वल्लाह आलम, वो कोर्ट इंक्वायरी हो चुकी है। अब गालिबन ये समरी ऑफ एविडेंस कर रहे होंगे, गिरफ्तारी के बाद बयान लिखते हैं ना। अब इमरान खान का मानना है कि मुझे फंसाने के लिए जनरल फैज़ वादा माफ गवाह बनेगा, वो चलें एट द फेस वैल्यू ले लेते हैं। हाँ, लीगल वादा माफ गवाह बनने का अमल दौरान ट्रायल क्या है? जी, उसका ट्रायल ये है कि वो आके कह देता है कि जनाब मैं इसके खिलाफ जो है ना, मुझे आप माफ़ कर दें, मुझे आप पार्डन करें, और मुझे मेरा स्टेटस अक्यूज से ख़त्म कर दें। ये फिलॉसफी ये है ना, पार्डन का मतलब है नो वर अक्यूज। ठीक, और उसके बाद मैं को अक्यूज के खिलाफ बयान देता हूँ। ठीक, अच्छा, इस मामले में हम एज ए लॉयर पसंद नहीं करते। उसकी वजह यह है, कोर्ट केस ला यही है, वो कहते हैं आदमी बड़ा बद अखलाक है, एक पहले चोरी की और अपने साथियों को स्टैब कर रहा है, एक तो ये। दूसरा ये वीक एविडेंस है, ये वीक एविडेंस है। और थर्ड, ये तब की जाती है जैसे भुट्टो केस में की गई, तब की जाती है जब आपका कोई एविडेंस ना हो। अगर आपके पास दीगर एविडेंस हैं, हम एज ए लॉयर इसको पसंद नहीं करते। ठीक है, ठीक है। तो को एक्यूज भी तो होगा जिसके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। जी, वो कब डिटर्मिन होगा को एक्यूज कौन? को एक्यूज वो इंक्वायरी के बाद समरी ऑफ एविडेंस हो जाएगी। जब चलान हम पेश करते हैं ना, तो इनका भी चलान इस तरह का होता है, नाम मुख्तलिफ है। ठीक है। उस वक्त इनको तय करना है, या हेयरिंग के दरमियान में भी अगर कोई गवाही आ जाती है। यही मैं जानना चाहूँगा, हेयरिंग के दरमियान क्या कोई मुमानियत नहीं है कि को एक्यूज बीच में डिटर्मिन? जी, लेकिन फिर आपको ट्रायल दोबारा शुरू करना पड़ेगा, गवाही दोबारा लानी पड़ेगी, और अगर उनको हक मिलता है ना क्रॉस एग्जामिनेशन। तो अगर वो को एक्यूज जो है वो सिविलियन है, हाँ जी, तो वो तो सिविलियन का ट्रायल फिर नहीं, वो जो पाकिस्तान का लॉ एज स्टैंड टुडे, अनलेस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ मसला किया था ना चंद दिनों जी, बिल्कुल। हाँ, उसके पहले तो यही ला रहा कि अगर अक्यूज फौजी भी है और 7 सिविलियन भी है और एक ऑफेंस है, और ऑफेंस आता है अगर आर्मी एक्ट में जो 50-60 ऑफेंसेज हैं, तो उसका आसानी के साथ ट्रायल होता था। इमरान खान के ज़माने में 27-28 ट्रायल हुए थे। ठीक, इदरीस खट्टक का आपको पता है सबका। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ एक इशू बनाया है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो गालिबन उसकी जजमेंट रिव्यू हो जाए तो बेहतर है, वरना ये इशू पैदा होगा। वो तो हो गया सिविलियन के ट्रायल्स वाला इशू जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन इसमें तो एक ऑलरेडी मिलिट्री का बंदा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलिट्री के आदमी को मौजूदा या एक्स को 1% भी बार नहीं, एब्सोल्यूट पावर है आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करना। लेकिन अगर जॉइंट ट्रायल करना है, मिस्टर एफ जो है वो अगर फौजी है और मिस्टर ए सिविलियन को साथ लाना, उसमें गालिबन कुछ फिलहाल प्रॉब्लम आ सकता है। मैक्सिमम पनिशमेंट क्या? सजाए मौत। नहीं देखो, वहाँ तो बहुत सारी सजाए मौत हैं बहुत सारे ऑफेंसेस में।
मसलन दुश्मन को जब आप मालूमात देते हैं उसमें सज़ाए मौत के अलावा मुमकिन ही नहीं है, होनी भी वही चाहिए। सिविल में भी यही है, वहाँ भी यही है। इस तरह की बहुत सारी डेथ की उनके यहाँ है। म्यूटनी बिल्कुल डेथ, सिविल में भी डेथ है, सिविल लॉ में पाकिस्तान पिनल कोड में भी डेथ है, वहाँ भी डेथ है। अच्छा, उनके तकरीबन ऑफेंसेस कमोबेश वही हैं जो पाकिस्तान पिनल कोड में है, सिवाय थोड़ा एक हमने सेपरेट कर लिया। हमारे यहाँ एक चैप्टर है, इधर भी तीसरा चौथा, जिसमें हम ऑफेंसेस अबाउट आर्म फोर्सेज हैं, लेकिन वो ज़रा लोअर क्वालिटी की हैं। वहाँ है ज़्यादा महीना 2 से शुरू करके, बल्कि एक ट्रायल में मैंने ये देखा था, उन्होंने सज़ा नहीं की थी, एयरफोर्स का मैंने किया था, तो उन्होंने उसके लिए ये सज़ा की। हालांकि उस पर इल्ज़ाम एक मालूमात सीक्रेट को, उबरास टैक के ज़माने में जब था ना, एक एयरफोर्स की मूवमेंट का इल्ज़ाम था उसके ऊपर, बड़ा सीरियस इल्ज़ाम था, डेथ कैरी करता था। लेकिन खैर उसमें उन्होंने सज़ा सिर्फ इतनी दी थी जजों ने कि आपकी जो प्रमोशन है 3 साल की हिडर नहीं होगी, ठीक, बस। एयरफोर्स लेकिन ला एक ही है एयरफोर्स का जिनको, तो वहाँ से शुरू करके डेथ तक। ज़रा बिल्कुल आखिर में ये बताइएगा, ये जो एतमाद है, डेथ मीन सज़ाए मौत, सादा मतलब बाज़ लोगों को समझ नहीं आता। ये जो PTI के बाज़ लॉयर्स की तरफ से मैं बाएतमाद तरीके से कह रहे हैं जी कि ये जो मर्जी फैसला कर दें हाई कोर्ट में आके, उसकी क्या बुनियाद? देखिए, पाकिस्तान में आइन के अंदर हमने ये लिखा है 199 सब क्लास 5 में कि जो फौज के इंटरनल मैटर हैं उनके बारे में रिट नहीं होगी, लेकिन केस लॉ इसके उलट डेवलप हुआ है। केस लॉ ये कहता है कि आप 3 ग्राउंड्स पे, मेला फिडे है, कोरम नॉन जुडिस है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, ये 3 हम कहते हैं। अगर इसमें केस फौजियों ने कर दिया है, फौजी कोर्ट ने, तो रेट अपील में नहीं, ठीक, रेट में आप जा सकते हैं। रेट प्रोसीजर पर है, मेरिट पर नहीं है। मेरिट पे मुमकिन नहीं होती, वो तो अपील पे होता है। ठीक, ये प्रोसीजर पे होगा 3 ग्राउंड पे। मसलन कोर्ट ही गलत बनाई आप, ठीक, इस तरह की चीज़ें 3 जो है, या बिल्कुल बदनीति तुली हुई थी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। मैं एक और बात बताऊं, यहाँ हमारे साबिक़ अटॉर्नी जनरल ने कलभूषण केस में इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कहा कि हमारे यहाँ अपील अवेलेबल है हर मैटर में और अनलिमिटेड है। ये पाकिस्तान के अवाम को बताना ज़रूरी है कि इतने हमारे बड़े लोग वहाँ झूठ बोलते हैं, और उन्होंने जजों ने बैठ के कहा कि आप सही नहीं कहते, आपके ग्राउंड लिमिटेड है, और ये जजमेंट में उन्होंने लिख दिया। आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत बड़े बड़े मामलात हैं जो तय होना बाकी हैं, उसमें से एक 190 मिलियन पाउंड का केस भी है। अगले हिस्से में आप उस पर बात सुनेंगे हमारी तरफ से। स्टार्टिंग विद यू हाफिज साहब, अगर मैं पूछ पाऊँ, ये 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है, ये कहाँ पे उलझा हुआ है आपके ख्याल में? मतलब इसके ऊपर ये पिंग पोंग जो चल रही है, पार्टीज, जुडिशरी, लॉयर्स, ये क्या वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है, ये एक एडमिटेड पोजीशन है, जिसके अंदर ये है कि एक कैबिनेट फैसला करती है, और कैबिनेट जो फैसला करती है वो एक जो NCA का सीक्रेट एग्रीमेंट है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट और उन बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसकी वो जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे पकड़े और पाकिस्तानियों को उन्होंने वापस कर दिया। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि जो असल सवाल ये है वो ये है कि अगर आपने NCA ने एक एक्शन किया है तो वो पैसे पाकिस्तान के अकाउंट्स के अंदर आने चाहिए थे, यानी कि वो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट्स के अंदर आने चाहिए थे। और वो ये है कि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग अगर करता है तो वो पाकिस्तान का या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसके मेन अकाउंट्स में जाते हैं। अब यहाँ के ऊपर जो मामला आया कि वो अकाउंट्स उस जो पैसे थे वो जो जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी, उसके बाद मुख्तलिफ 8-9 अकाउंट से उनके पैसे जो थे वो बजाय पाकिस्तान के अकाउंट्स के अंदर आते, यानी कि स्टेट के अकाउंट्स के अंदर आते, वो पैसे जो हैं वो चले गए आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एक जो अकाउंट खोला था, और वहाँ के ऊपर जो बहरिया टाउन की एक प्राइवेट लायबिलिटी थी, जो एक सेपरेट केस था, तो अभी पैसे वो कहाँ पे पड़े? अब वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले अकाउंट्स के अंदर आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन सुप्रीम कोर्ट को उस अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मामला जब दोबारा मौजूदा चीफ जस्टिस ने टेकअप किया तो वहाँ के ऊपर जो है उन्होंने फिर जो पैसे थे अब वो 2 जगह भिजवा दिए हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट को कुछ भिजवाए हैं, कुछ सिंध गवर्नमेंट को भिजवाए हैं, चूँकि वो जो बहरिया टाउन वाला मामला था कराची। अब मामला ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या फेडरल कैबिनेट ने जो फैसला किया है उसके अंदर एक फैसिलिटेशन है या नहीं, और उसके बदले उन्होंने कोई ग्रेटिफिकेशन ली है नहीं। उसके बदले में है जो आपके पास अलकादर ट्रस्ट भी आ गया है, आपके पास वो ज़मीन भी आ गई सुहाबा वाली, तो वो एक ऐसा। अब उसके अंदर ये है कि सिर्फ ये कह अभी आप इधर रुक जाए, अब आधा हिस्सा जो है ज़रा वो काबीना से मुतल्लिक आपके पास रिकॉर्ड है तारिक साहब, आप वो रिकॉर्ड रिलीज़ भी कर सकते हैं। काबीना का कोई ऐसा फैसला जो इतने उलझाव का बायस बना हुआ हो, रिकॉर्ड रिलीज़ कर दें कि जी ये डील थी NCA के साथ,
या कोई आपके ख्याल में बहुत बड़ा मसला हो जाएगा बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ, ये क्या? तलत साहब, बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसके साथ मसले की बात नहीं है। जैसा कि हाफिज़ साहब ने अभी बात की है कि ये एक ओपन एंड शट केस है। कैबिनेट में अगर रिकॉर्ड है तो उसे रिलीज़ करने में कोई ममानियत नहीं है, कर देना चाहिए, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ। लेकिन ये मामला जो कैबिनेट की असल जो इसमें ख़राबी हुई है या जो जहाँ के मेलाफाइडी है वो ये है कि एक बंद लिफाफा जो है ना वो कैबिनेट में लहराया गया। ठीक, ये कई मिनिस्टर्स जो उस वक्त काबीना का हिस्सा थे वो इसकी मुतअद्दिद दफ़ा तस्दीक भी कर चुके हैं कि लिफाफा और एतराज़ भी किया, दो तीन एतराज़ भी किया कि जो इसमें है उसके कंटेंट्स को बगैर खोले हुए आप अप्रूव करें। आप खोलें और लोगों के सामने डाल दें कि ये है, नहीं आ भी जाएगा, और मेरा ख्याल है कि ये कोई स्टेट सीक्रेट भी नहीं है, ये तो एक क्राइम है और उसको तो एक्सपोज करना ज़रूरी है। अब उसके बाद जो वो पैसा एक मलिक रियाज के जो उस अकाउंट में जो उन्होंने जुर्माने की मद में सुप्रीम किसी और केस में जुर्माना था, एडजस्ट कर लिया, किसी और केस में था, उसमें एडजस्टमेंट मुबैना तौर पर जो कि इनकी जमात के गवर्नमेंट का पैसा था। और अब साहब ये बात कि सिंध गवर्नमेंट को दिया गया, मेरी समझ में ये भी बालातर है कि सिंध गवर्नमेंट का तो उसमें कोई न क्लेम है न वो जा सकता है, क्योंकि ये एक जुर्माना हुआ है पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से इल गॉटन मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा अगर पकड़ा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में आता है, तो वो वापस ही जाना चाहिए था। लेकिन केस ये नहीं है कि किसके पास गया, केस ये है कि ये जो एक्ट है काबीना का और उसके बदले में जो ग्रेटिफिकेशन है वो इलीगल है, जहाँ पर मामला फंसा हुआ है। आपकी जमात ट्रांसपेरेंसी भी बड़ी यकीन करती है। इनफैक्ट आपकी जमात का जो मुद्दा है इनकी जमात के ख़िलाफ़ वो यही है कि ये करप्शन करते हैं और ये चोर हैं, डाकू हैं। लेकिन 190 मिलियन पाउंड की रकम को देखें, बज़ाहिर वो इतनी बड़ी रकम नहीं लगती बज़ाहिर, लेकिन उसके साथ जो स्टिग्मा है वो बहुत बड़ा है आपकी जमात के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के ज़रिए मामलात को तय कर रहे हैं, ऐसे शख्स के साथ जो फिर उनको ज़मीन भी एलोकेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। एक तो ये है कि मौजूदा हुकूमत इस पर सियासत करती है और उसका मेरा ख्याल है कि इसका नियत भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये पैसे जो गए थे तो वो मियाँ साहब का जो फ्लैट था वो ख़रीदना चाहता था, तो मेरा ख्याल है ये नहीं चाहते कि इस पर बात बने। अच्छा, ये मलिक रियाज यहाँ से निकाले मियाँ साहब के फ्लैट के लिए जो पैसे गए थे तो उसको जो उन्होंने ख़रीदा, जो मियाँ साहब का जो मौजूदा फ्लैट है ये मलिक रियाज साहब ख़रीदना चाहते थे, उसी वजह से ये पैसे गए जहाँ पर। मियाँ साहब का फ्लैट तो नहीं था, किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, बात नोट कर ले बाद में। तो इसलिए तो ये लोग तो इस पे सियासत करते हैं, मकसद तो इसका नहीं। और ये बात मानने को मैं तो तैयार नहीं हूँ कि कैबिनेट में इस तरह की होती है कि आप बंद लिफाफा करें और फिर डॉक्टर शीरी मज़ारी रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा कि हमारे सामने बात हुई। ये बातें जब उस टाइम हो जाती है जब वो लोग जो पार्टी छोड़ के गए, तो ये तो नहीं हो सकता कि उसकी है ये। अगर ये मैं नहीं कहता कि सी हुआ ये गलत हुआ, लेकिन अगर ट्रस्ट की बात आपने की तो ट्रस्ट तो वो तो उसका ट्रस्टी है या उसकी बेगम है या उसकी, तो उसकी ज़ाती न तो अकाउंट के उसके ज़ाती फंड में न उसकी ज़ाती उसको कोई फ़ायदा हुआ है। ये लेकिन लोग कि ऐसे इतनी ज़मीन जो है वो बुशरा के नाम कर दे, बुशरा के नाम नहीं कि ट्रस्ट के नाम पे किया, बुशरा के नाम। आपको पता है ना कि ट्रस्ट के पीछे कौन है? ट्रस्ट के पीछे अगर ट्रस्ट से उसकी ज़ाती कोई फ़ायदा हो, सो तनख्वाह मिले उसको, ज़मीन आ रही है उनके पास, ज़मीन तो ट्रस्ट की होती। काफ़ी ट्रस्ट है जो लोगों के नाम पे होते हैं, लेकिन उसकी सो ज़ाती ट्रस्ट की तो ना बेच सकता था ना वो कर सकता था। दूसरी बात ये है कि हो सकता है उसी टाइम जो पार्टी की थी, खान साहब की समझ ये थी कि पार्टी ने अगर उस तरह वो एग्री, मलिक रियाज भी इस पर एग्री था, हुकूमत भी एग्री थी। मकसद इसका ये था कि मुल्क को पैसों की ज़रूरत थी, डॉलर्स की ज़रूरत थी, और वो यही समझ रहे थे कि अगर हम लिटिगेशन में जाएंगे तो हो सकता है ये पैसे वहाँ रुक जाए। पैसे तो आ गए, पैसे तो आए हुए या सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में हो या हुकूमत के अकाउंट में, ना खान साहब के अकाउंट में आए हैं ना खान साहब ने उसके ज़ाती कोई फ़ायदा लिया है। लेकिन बाकी ये है कि सबको पता है कि ये पैसे क्यों गए थे, किस लिए उसने क्या खरीदी थी। ये ऐसे इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट है। वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने ट्रस्ट बनाया। बुनियादी तौर पे बात ये नहीं है कि पैसे गए या पैसे आए, बुनियादी तौर पे बात ये है कि ये जो पैसा गया था ये मनी लॉन्ड्रिंग का था। ठीक, उसको बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसे पकड़ा, उसे फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एंट्री आई, उसके अंदर एक नेगोशिएशंस आई जिसमें शहजाद अकबर बैठा, शहजाद अकबर था, और उसके अंदर ये तय हुआ ये, चूँकि दुनिया भर के अंदर बरतानिया के अंदर अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो आपका पैसा अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो वो स्टेट के अकाउंट के अंदर आता है। ये एक सेटल लॉ है। वहाँ के ऊपर जो मिसरिप्रेजेंटेशन की गई कि एक प्राइवेट लाइबिलिटी का जो अकाउंट है जिसको स्टेट बैंक के अंदर ऑपरेट किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो लियारी वाली ज़मीन थी जिसको तकरीबन 460 बिलियन का था, उसके अंदर 60 बिलियन की एडजस्टमेंट आई।
अगर वो पैसा जो है पाकिस्तान के अंदर अकाउंट 1 के अंदर आ जाता, जो स्टेट का अकाउंट है, तो इशू ही नहीं था। इनका मानना ये है कि पैसा आया तो वापस ना पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रहा। नहीं, वो तो ये है कि जब बाद में ओपन आई, अगर वो पैसा जो है अगर इसी तरह रहता तो वो तो उस लाइबिलिटी से आपने उसको माइनस कर देना था। इसका मतलब ये था कि फिर बैरियर टाउन की लाइबिलिटी दी थी वो 400 बिलियन रह जानी थी, 60। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए। अच्छा, नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो पता ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को जब पैसे आए हैं पता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को तो बाद में पता चला जब मीडिया के अंदर आई, ये सारी चीजें आई। और उमर अता बंदयाल साहब जो हमारे चीफ जस्टिस है, उनके दौर के अंदर इसे टेकअप किया जाना चाहिए था। अब ये है कि जब नहीं आया तो अब जब उसके अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन वाली प्रोसीडिंग आई तो चीफ जस्टिस ने कहा वो पैसे किधर हैं। अब जब वो पैसे आए तो जब वो गए हैं, मतलब ये है कि अगर कैबिनेट ने ये काम किया है तो उसके अंदर एक फैसिलिटेशन है। अगर कैबिनेट ने वो काम किया है तो उसके अंदर लॉ की वायलेशन है, उसके अंदर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, उसके अंदर जो आपने अपनी एक्सरसाइज ऑफ पावर की है उसे एक्सीड किया है। और वही एक चीज का है कि जो आपका नैब लॉ के अंदर सेक्शन 9 है, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस है, पैसा आना, पैसा अगले अकाउंट में जाना। ये नैब ने एक बार केस बंद भी तो किया था बीच में, वो जब उन्होंने फर्स्ट इंक्वायरी किया था, और मेरा ख्याल है उसी दौर के अंदर जब ये मामला चला था। इसीलिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जब मामला गया है इस चीज़ के अंदर, बुनियादी तौर पे ये है कि अगर नैब ने वो मामला क्लोज किया था तो क्या वो मामला लॉ के मुताबिक क्लोज था। असल इशू ये है। और दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तान की कैबिनेट के पास ये इख्तियार इस चीज़ का है या प्राइम मिनिस्टर के पास है कि एक ऐसा पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग का स्टेट अकाउंट के अंदर आना चाहिए उसको आप प्राइवेट लाइबिलिटी के अंदर एडजस्ट करें और फिर आप उसको सीक्रेट के अंदर रखें। और जब सीक्रेट आपके अंदर रखें और जब वो चीज सामने आए तो आप ये कहें कि और उसका अगर तो या आपके सामने जो जेलम वाली जमीन है या वो ना होती तो फिर एक इनोसेंट। अच्छा, उसमें इनका आर्गुमेंट ये कि ट्रस्ट के पास है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप वाकईतन आपके लिए अच्छा है अगर ये लिंगर करता रहे, क्योंकि आपके पास भी 190 मिलियन पाउंड का एक दुर्रा है, आप इनको रसीद करते रहते हैं और आपके लिए अच्छा है ये लिंगर करता रहे। वरना अगर ये क्लोज हो गया तो फिर तो आपके हाथ से दुर्रा निकल जाएगा। देखिए, क्लोज तो इसने होना है और अपने मंतकी अंजाम पे इसने पहुंचना है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर, जैसे कहते हैं, ओपन एंड शट केस है। इसमें कोई ऐसी अच्छा क्रिस्टल क्लियर है। उसके ऊपर लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को जो है वो हाई कोर्ट बंद कर देती है, लिंगर ऑन कर रहा है, आपके पास रिकॉर्ड है, आप रिलीज नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी हमने कौन सा इसमें से फायदा लिया। ये केड़ा क्रिस्टल क्लियर है जी? आप मुझे ये बताएं कि फ़ायदा दो जगहों के ऊपर हुआ है। एक तो जिन्होंने इस केस को नेगोशिएट किया और ये पैसा जो कि सरकारी पैसा था इसको एक जुर्माने की मद में अदायगी कर दी गई ना। इसको इस तरह कहें, डोंट से कि जी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया, लेकिन जुर्माने एक शख्स पे जो जुर्माना आयद किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो जुर्माने की रकम के तौर पे उस शख्स को दी गई और उसने सुप्रीम कोर्ट जमा करा दी। तो वो उसकी एडजस्टमेंट है ना। अगर ये उसको ना दी जाती तो वो अपने पैसे जो 400 या कितना अरब उस पर जुर्माना 460 वो 460 अरब रुपए अलग जमा कराता, अपने रिसोर्सेज से कराता और उसके बाद ये पैसा गवर्नमेंट को मिलता। तो ये अलग अलग केस होते हैं। ये पैसा वो जुर्माने की शक्ल में अदा कर ही नहीं सकता था। और इमरान खान का क्या फायदा हुआ इसके अंदर? वो दो फायदे हुए ना जी। एक तो वो यूनिवर्सिटी वाली जमीन मिल गई। अब ट्रस्ट है, दो है बंदे, एक इमरान खान साहब खुद हैं, एक उनकी जो है वो एलिया मोहतरमा है, बुशरा बेगम। ये दो बंदे हैं उस ट्रस्ट के ओनर। तो सारे ये उनकी ज़ाती मिल्कियत है। नाम ट्रस्ट का रख देने से और भी फरह शहजादी भी है जी, फरह शहजादी, ये जी वो जो इंतहाई का मुतनाज़ा शख्सियत सामने आई, वो जो। लेकिन इससे क्या साबित होता है? मतलब यूनिवर्सिटी का अगर बनाया उन्होंने और ट्रस्ट बनाया हुआ है तो आपके लिए इट्स अ हार्ड सेल, फ्रैंकली, लोगों को बताने के लिए। वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी बनाई। हार्ड सेल हो या सॉफ्ट सेल हो, बात ये है कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि एक वो फ़ायदा लिया गया। दूसरा, जिन लोगों ने गो कि मैं ज़ाहिर है उसका ना तो मैं विटनेस हूँ ना मेरे पास उसका कोई एविडेंस है, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट और बारगेन करने वाले लोग थे जिनमें से एक नाम आपने शहजाद अकबर का लिया, उन्होंने ये कोई फीस भी लेला तो नहीं काम किया। इमरान खान को सिर्फ वो खुद और उनकी बेगम और फराह गोगी मिली थी ट्रस्ट। आप जरा इसका जवाब नहीं, लेकिन ये मैं कहता हूं कि अगर यूनिवर्सिटी से इन तीनों को जाती कोई फ़ायदा हो तो फिर तो ठीक है। उससे अगर ये ट्रस्ट है और उस पर आप वहाँ के लोगों से पूछे, अगर उसको वो पे करते हैं और वो खान के अकाउंट में आता है या फराह गोगी की या XYZ जिसके हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसमें नहीं आता, एक खैराती इदारा है, उसके नाम 4 हो या 5 हो या क्या हो, असल में मसला ये नहीं। मसला ये है कि जिस तरह इनकी बाकी 200 केस बनाए उनके हाथ कुछ नहीं आया, तो ये उसी टाइम जब उसको बाकी
केसों में अदालत ने जमानत दी तो उसके पास कुछ है ना, और दूसरी ये है कि मलक रियाज को ये कोशिश कर रहे हैं कि वादा माफ गवाह बना ले, वादा माफ गवाह बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके पास मलक रियाज बड़ा बासूल आदमी है, वादा माफ गवाह नहीं है या नहीं है, लेकिन वो नहीं बन रहा इस टाइम, इसके हाथ नहीं आ रहा, इस टाइम नहीं बन रहा, तो उसके साथ उसको मेरा नहीं वैसे कभी ख्याल था कि जुनैद अकबर खान जो है मलिक रियाज को नहीं, मलिक रियाज को मैं नहीं कह रहा था, मैं ऐसा नहीं, मैं उसका नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम जो उसके साथ ये हो रहा है या को मादावाब गवाह नहीं बन रहा। इस केस के अंदर ये है कि ट्रस्ट जो है, जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ट्रस्ट उस वक्त इस्टेब्लिश हुआ, फिर उसके ट्रस्टीज़ जो हैं वो चेंज किए गए, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन आई, उस ट्रांजैक्शन के अंदर 2019 के अंदर कैबिनेट का एक फ़ैसला आया, दिसंबर 3 है, उसके बाद ये ज़मीन जो है वो इंतकाल की गई। यानी इसमें सीक्वेंस जो है ना बड़ा वो असल कि वो एक ऐसी, और दूसरा ये है कि जो है कि जब इस मुल्क के अंदर आप ट्रांसपेरेंसी पे बात करें तो इशू यहाँ पे प्रोसेस का है, और इशू ये है कि क्या फेडरल कैबिनेट ने जो वो फैसला किया था वो पाकिस्तान के आइन कानून या बरतानिया के आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है, और वो ये है कि आप उस अमाउंट को सीधा पाकिस्तान के उस पैसे के अंदर आना चाहिए जो आपका उन चीज़ों के लिए रखा हुआ है जिसे आप फेडरल अकाउंट, और दूसरा उस चीज़ सिर्फ हाफिज साहब की इजाज़त से मैं सादा सी मिसाल दे देता हूँ जो आम फैन जैसे मेरे जैसे शख्स को समझने में आसानी होगी, कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इस्लामाबाद में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पे मुझे कोई ट्रैफिक सार्जेंट 5,000 रुपये का जुर्माना करे, ठीक, मैं वो जुर्माना कहूँ कि जनाब ये लें आप ही जमा करा दें, और वो रकम लेके ट्रैफिक सार्जेंट जाके मेरा बिजली का बिल जमा कराए, ठीक, जुर्माना भी हो गया। यानी अगर आपने डिफॉल्ट किया हो तो वो जमा करा दे कि जी डिफॉल्ट तय हो गई, मेरा मतलब जुर्माना किसी और जुर्माना भी हो गया ना, जुर्माना मुझे हुआ है, ठीक है, मेरी वो रकम दी गई ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर जमा होनी चाहिए ना, उससे मेरा बिजली का बिल अदा हो गया है, ठीक, तो दोनों काम हो गए हैं, वो पैसा मेरे अकाउंट में भी आ गया है और जुर्माना भी हो गया। ये असल में हुआ ही है। दूसरी एक और बात, सिर्फ एक जुमला कहूँगा, तफसील आप नहीं पूछेंगे इस पर, कि अभी जो मेरे भाई ने कहा कि मलिक रियाज इनके हाथ नहीं आ रहा और ये वो सारा, वो मामला काफ़ी नेड़े लग गए हैं, मामलात काफ़ी नेड़े लग गए हैं। अब वो ये नेड़े जो है ना वो कभी नेड़े आता वो हमें नज़र नहीं आता, आ रहा है मुसलसल हम नेड़े सुन रहे हैं। लेकिन वापस आते हैं इसके ऊपर, मलिक रियाज के साथ जो लिंकेज है ना जी, वो इतना सादा नहीं है कि उसने अल्लाह वास्ते ये ज़मीनें दे दी हों। हमें पता है कि उनका रिकॉर्ड क्या है, शहजाद अकबर का रिकॉर्ड हमारे सामने है, फरा गोगी जिसमें इन्होंने मुतनाज़ा किरदार का वाक़अतन जेन्युइनली बहुत उसके बारे में मामलात जो हैं वो सादा नहीं है। तो पार्टी के अंदर इसके ऊपर कभी कोई डिबेट नहीं होती कि जी हमें कोई थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी, कोई असूल पसंदी और कोई हमें अंदरूनी ऑडिट, इस तरह का कुछ बहस होती नहीं? असल में मैं ना मलिक रियाज की सफाई करूँ ना मैं उसके किरदार से खुद मुतमईन हूँ कि मैं उसकी यहाँ सफाई दूँ। लेकिन इससे पहले भी मलिक रियाज ने हैदराबाद में ज़मीन दी यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये तो नहीं कि अगर एक बंदा एक अच्छा काम करे 10 बुरे काम करे तो एक ऐसे वक्त में करे जब उसको जैसे ये अच्छे काम का फायदा भी हो रहा है, अच्छे काम का वो न करे। मैं इस टाइम उसकी ये अच्छी काम की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका किरदार कोई मिसाली है या उसकी उस पर मैं बात नहीं करता। मैं इस टाइम ये कहता हूँ कि वो अगर उसने ट्रस्ट बनाई तो खान का जाती उसमें क्या फ़ायदा, या बुशरा बीबी का जाती उसमें क्या कहता, वहाँ पे तो वही स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ते वही लोग आते हैं, तो उसका जाती उसमें क्या। अब वहाँ पे कौन कितना पढ़ता है उस पर अगर आप आदादा शुमार पे जाएंगे तो प्रोग्राम में बड़ा लंबा हो जाएगा, वो हमने देखा है वहाँ पे कितने लोग पढ़ रहे थे। लेकिन चलें आपकी बात ऑन फेस वैल्यू, हाउ टू रिजॉल्व इट। अब तो हाई कोर्ट ने इसको रोक दिया फैसला देने से, इसके ऊपर ज़रा है ना। नहीं तलत, एक तो ये है कि ये जो सारा हाई कोर्ट के अंदर मामला तो अब आया है, लेकिन उससे पहले जो नैब का रेफरेंस आया है उसके अंदर जो फॉर्मर जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने जाके एविडेंस दी। उसके अंदर आपके डिफेंस मिनिस्टर भी जो रहे हैं उन्होंने भी जाके अभी कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दी। अब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अब हो ये रहा है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर भी वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करती हैं। अब ये है कि अगर आपके पास नहीं, वो आया है ना, देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के पास न सुओ मोटो की पार है, और दूसरा ये है कि जिस मामले को अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले ले तो हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज ही नहीं करता। अब ये भी जो मामला है बुनियादी तौर पे इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही वो अकाउंट था कि जिसके अंदर आपने एक प्राइवेट लाइबिलिटी को एडजस्ट करने की कोशिश की। अगर ये ना पता चलता तो लाइबिलिटी तो एडजस्ट हो गई थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसा नहीं आना था जो NCA
का एक था। दूसरी उस चीज़ के अंदर है कि वो जो प्रोसेस जिस सीक्रेटली उसको किया गया कि उसको आपने एजेंडा एट द नेक ऑफ मोमेंट डाला, उसके बाद आपने उसको लास्ट ये तो हो गया, हाउ टू रिजॉल्व अब ये है कि करना कि चूंकि अब वो फाइनल आपका जो आईओ है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन है, एक ही बंदा रह गया ना, एक ही रह गया जो आईओ उसके अंदर रह गया है। अब अदालत का ये काम था कि अगर वो उस पॉइंट के ऊपर गए हैं कि जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी जो पहली इसकी इंक्वायरी क्लोज की गई है उसके बाद ये नहीं आ सकता, तो अदालत फैसला कर देती। अब ये किस तरह है, अब देखें ना कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी इस तरह हुआ कि आपने कहा जी कि आप ट्रायल तो चलाएं लेकिन आप अनाउंस ना करें, और आपने देखा कि 9 मई से लेके आज तक की वो चीज़ें लंबी जा रही हैं। इसी तरह ये है कि अदालत को ये चाहिए था, एक तो ये इट इज़ टू लेट सी, अगर आपने इस इंक्वायरी को करना था तो आप पहली स्टेज के ऊपर आते, हाई कोर्ट के अंदर आते कि जनाब ये बात है। उस वक्त जो मामला ये था, आपने इस सारी चीज से डिस्टेंस किया और आपने कहा कि हमें उसके अंदर एडवांटेज नहीं है, लेकिन फिलहाल वी आर स्टक, मतलब हम इसको रुक गए ना। नहीं रुका नहीं है। अब उसके अंदर ये है कि सारा वो प्रोसेस चलेगा, आईओ के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी आएगी, उसके बाद 340 की जो स्टेटमेंट है वो भी एक्यूज देगा या 342 की भी देगा। उसके बाद ये है कि आपकी जो है फाइनल आर्गुमेंट्स भी आएंगे, लेकिन उसके साथ ये है कि जज वो फैसला अनाउंस नहीं करेगा। और आज मेरे ख्याल एक ऑब्जर्वेशन भी आई है कि अगर इसके अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो डिफेंस साइड ने किए तो हम फिर हाई कोर्ट, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स तो यही ना, आप फैसला ही नहीं अनाउंस होने देते, तो इससे ज़्यादा डिले और क्या होगा? तो यही वो एक चीज़ है ना। देखें चीज़ ये है कि अगर आपने देखें, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें जितनी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो आपके ट्रायल प्रोसेस के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती। अगर वो प्रॉब्लम देखें ना कि साइफर का एक आया, सो हाई कोर्ट ने फैसला किया। तारिक साहब, आपके पास इसका पॉलिटिकल इनिशिएटिव आपके पास, मैंने जिससे आगाज़ किया था कि काबीना की तरफ से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, रिकॉर्ड सारा सामने रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, उनको धोखा दिया गया जिस तरह आप बता रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। अगर चाहे प्रोसेस और चल रहा है तो आप इनिशिएटिव लेंगे कि जी ये कागज़ है, ये वो लोग थे, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग हम आपको बता रहे हैं, इसके अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था और वगैरह वगैरह, दैट शुड क्रैक द इशू। नहीं, ये सारी बातें तो कुछ तो मीडिया पे आ चुकी हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, और बाकी जो ये केस की प्रोसीडिंग्स हैं इसमें ये तमाम तर तफसीलात जो है वो ज़ाहिर सामने आएंगी। वो लाना एक मजबूरी भी है, और मजबूरी क्या है, कानूनी तकाजा है, दैट इज़ अ बेटर वर्ड, कि वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल इन्वॉल्व है, बरतानिया इन्वॉल्व है, मलिक रियाज इन्वॉल्व है, सो एवरीबॉडी इज़ वेरी कॉन्शियस। नहीं, एनसीए जो है वो बरतानिया की जो एजेंसी है वो इन्वॉल्व नहीं है ना। उन्होंने तो एक अच्छा काम किया साथ है ना जी। नहीं, उन्होंने तो अच्छा काम किया है, उन्होंने तो एक नेक काम मलिक रियाज की वजह से पाकिस्तान और क्या रकम जो है वो उन्होंने दी है, आपको पाकिस्तान को वापस की है। अब ये हमने यहाँ पे उसको ऐसे ऐसे करके क्यों कर रहे हैं कर दी है, तो मलिक साहब की वजह से, मलिक साहब की वजह से नहीं, मलिक साहब की वजह से ही तो की गई है। उसी दौर में मलिक साहब को तो ज़्यादा फायदा दिया गया है ना, आपका क्या को तो नहीं दिया गया। आपका क्या ख्याल है कि इस केस का फैसला हाई कोर्ट में रुक जाना चाहिए था, क्योंकि आपके लिए मजीद एम्बेरसमेंट है क्विकली कि ये लिंगर कर रहा है, इसको क्लोज होना चाहिए ना कहीं जाके। नहीं तो मैं हुकूमत भी नहीं चाहती, मैं दोबारा यही बात करूंगा, क्योंकि जब ये पैसे गए, जब किस मकसद के लिए थे, वही फ्लैट खरीदने के लिए थे जिसमें मियाँ साहब रह रहा है और कह रहा है कि मेरे नहीं है, तो ये उसके जब ये वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी जेब में से जो पैसे पड़े ये वाले, क्योंकि ये बात वहां से निकलेगी ना कि ये मजे की बात मकसद के लिए गए थे, तो मकसद की वजह से उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये मैंने पहले बता सुना है वैसे यार, अभी आपकी जेब में कैश पड़ी है या क्रेडिट कार्ड पड़ा है, मैं बता सकता हूँ कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप क्या करने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास जिन्नात है तो आप बता सकते हैं। हाँ, तो जिन्नात है, वो जिन्नात ये है कि ये इस वजह से तो ये सियासी मकसद हासिल करने की कोशिश ये क्लोज हो ना जल्दी। हम तो चाहते हैं बिल्कुल क्लोज हो, अगर इनके पास है कैबिनेटरी हुकूमत भी इनकी, तो लेके आए ना, किसने आई हैव टू लीव इट देयर। इन मामलात में अगर आपने कौम को उलझाए रखा तो जब फैसला आएगा भी तो फिर किसी ने यकीन नहीं करना कि ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है। प्रोग्राम जारी है। आइए नाज़रीन, अब हम मंकी पॉक्स की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक आध केस हमारे सामने आया है। हमारे जो हेल्थ के नुमाइंदगान हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं फॉर अ चेंज। अमूमन ये होता है कि जब पानी सर से गुजर जाता है फिर हम बात करते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स के ऊपर हमने पहले से बात शुरू की है, तो हम मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए और अपनी जांच लेने के लिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, डॉक्टर नसीम अख्तर से बात करेंगे जो फोकल पर्सन है बराए मंकी पॉक्स इस्लामाबाद। आपका बहुत शुक्रिया जब आपने हमें ज्वाइन किया। मंकी पॉक्स के हवाले से हम कहाँ पे खड़े हैं? दुनिया भर में भी बात हो रही है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़े?
जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मंकी पॉक्स के केसेस इस वक्त जो पाकिस्तान से रिपोर्ट हुए हैं 2024 में सिर्फ 2 केसेस हैं। ठीक। जो 2024 का पहला केस था वो जनवरी में रिपोर्ट हुआ था और एक अभी जो है वो इस महीने में रिपोर्ट हुआ है। ठीक है। और जब अमूमन किसी वबा के 2-3 केसेस होते हैं तो हम उसको वबा तो कहते नहीं हैं, इसको हम वबा की सूरत में क्यों ट्रीट कर रहे हैं जब 2 केसेस हो? लोग कह सकते हैं 2 केसेस हैं तो बहुत केसेस होंगे तो वबा बनेगी, वबा क्यों कह रहे हैं हम इसको? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं कि जिनका अगर एक भी केस रिपोर्ट हो जाए तो हम उसको वबा कहते हैं। जैसे कॉन्गो क्रेमियन हेमरेजिक फ़ीवर का अगर एक भी केस रिपोर्ट हो तो हम उसको वबा कह सकते हैं, क्योंकि ये वो डिजीज़ेज़ होती हैं जिनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो स्प्रेड हों और मुख्तलिफ पेशेंट्स को या मुख्तलिफ लोगों को ये इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। और जैसे आपने देखा कि WHO ने भी इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इसको लेबल किया है। उसकी भी रीज़न ये थी कि बेसिकली तो ये जो बीमारी है वो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ की है और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ की है, लेकिन अब उन कंट्रीज से बियॉन्ड भी इसने मुख्तलिफ ममालिक को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है और इससे जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनका नंबर भी बढ़ता चला जा रहा है और उससे डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। तो WHO ने एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस के लिए इसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ऑफ जो इंटरनेशनल कंसर्न है इसको लेबल किया है ताकि जल्द से जल्द इसके ऊपर इक़दाम किए जाएं। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दफ़ा जो क्लैड सर्कुलेट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में वो पिछली वाली आउटब्रेक के मुकाबले में डिफरेंट है। क्लैड से क्या मुराद? क्लैड से मुराद ये है कि ये वो वायरस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, एक इसका क्लैड 1 है और एक क्लैड 2 है। जो क्लैड 2 है वो हिस्टोरिकली लेस कंटेजियस होता है, लेस सीवियर फॉर्म होती है। जो क्लैड 1 है उससे बिलोंग करने वाले या उनसे मुतासरा जो लोग होते हैं उनमें डिजीज़ ज़्यादा सीवियर ये कौन सा वाला है? इस वक्त जो दुनिया में सर्कुलेट कर रहा है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, लेकिन जो पाकिस्तान में से जो क्लैड आइडेंटिफाई किया गया है दैट इज़ क्लैड 2। क्लैड 2 जो कम सीवियर है। कम सीवियर है। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि आप अपना गार्ड लोअर कर दें। बिल्कुल। ये क्या है, क्या बीमारी में इसमें क्या होता है? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं और हमारे अवाम थोड़े से परेशान भी हैं कि ये क्या चीज़ है। केसेस इनके जो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुए थे पाकिस्तान में वो तकरीबन अप्रैल 2023 में हमारा पहला केस रिकॉर्ड हुआ था और वो पेशेंट जो है वो फुली रिकवर करके ही वाज डिस्चार्ज्ड। सो बेसिकली तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो क्लैड है वो लेस सीवियर है, लेस कंटेजियस है, रिकवरी बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि ये एक वायरल इलनेस है ये एक से दूसरे को लग जाती है। सो हमें रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पता होना चाहिए कि बीमारी कैसे एक से दूसरे को लगती है। बेसिकली वायरल इलनेस है लेकिन बाकी वायरसेस के मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे हम कोविड वायरस के साथ कंपेयर करें तो कोविड बहुत तेज़ी से फैलने वाली डिजीज़ थी, उसमें भी हमने डिफरेंट वेरिएंट्स पे बात की थी कि कुछ वेरिएंट जो थे वो लेस सीवियर थे, कुछ ज़्यादा सीवियर थे, कुछ की ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज़्यादा थी। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि ये वो वायरस है जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है। अगर आप मुतासरा पेशेंट के स्किन के लीजन्स हैं, जो उनकी स्किन की रैशेज़ हैं, उसको आप छू लें, पेशेंट से हाथ मिलाएं या उसका बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट हो, फिज़िकल कॉन्टैक्ट जिसको हम कहते हैं, इस तरह से डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। या उस पेशेंट के वायरस से मुतासरा कपड़े हैं, शीट्स हैं, इक्विपमेंट है, सर्फिसेज हैं, अगर वो मुतासरा तो हैं हवा में ये वेपर्स के ज़रिए जिस तरह कोविड का था वैसे ट्रैवल नहीं करता, हवा के ज़रिए भी फैल सकता है, लेकिन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी है। लेकिन बेसिकली इसकी जो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड हुई थी पिछली आउटब्रेक में वो बेसिकली क्लोज या इंटीमेट कॉन्टैक्ट के थ्रू हुई थी, जो कि एनोजेनिटल या सेक्सुअल रूट के ज़रिए जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट होता है उसमें ज़्यादा चांसेस थे इसकी ट्रांसमिशन के। अच्छा, सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ही इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें पेशेंट जो है उसको कोई अलामात नहीं होती। ये यूजुअली 6 से 13 दिन का भी हो सकता है लेकिन वेरिएबल है, 5 से 21 दिन यानी 3 हफ्ते तक रह सकता है। और पेशेंट के जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं उसमें बुखार है, सर दर्द है, कमर में दर्द होना है और उसके साथ साथ गला ख़राब हो सकता है उनका, यानी बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो किसी भी वायरल इलनेस के साथ हो सकते हैं। 1 से 5 दिन तक ये सिम्टम्स रहते हैं और उसके बाद जो है वो स्किन पे रैशेस निकलना शुरू हो जाती हैं। अब ये बड़ी कैरेक्टरिस्टिक या टिपिकल रैश आप इसको कह सकते हैं जो कि फेस से स्टार्ट होती है। और कुछ कंट्रीज़ ने इसको रिपोर्ट किया कि जेनिटल एरिया से, जो प्राइवेट एरियाज़ हैं वहाँ पे निकलती है। जैसे मैंने जिक्र किया कि जो सेक्सुअल रूट है, जो ट्रांसमिशन का रूट है वो वहाँ से हो सकता है और उसके बाद ये डिजीज़ स्प्रेड आउट होती है। लाइक ये हाथों पे और पैरों के जो तलवे हैं उनके ऊपर आ सकती है, बाजुओं पे होती है और फिर आखिर में ये ट्रंक को इन्वॉल्व करती है, यानी हमारी जो बॉडी है, चेस्ट है, एब्डोमेन है, वहाँ पे स्प्रेड करती है। और जो इसके लीजन्स हैं वो कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा क्लैड है।
कभी और ये फेड आउट कितने अरसे में हो जाता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ये डिफरेंट फेजेस से गुजरती है रैश, जैसे चिकन पॉक्स की रैश डिफरेंट फेजेस से गुजरती है। ठीक। शुरू में बिल्कुल फ्लैट लीजन्स होते हैं, उसके बाद वो थोड़े से रेस करना शुरू हो जाते हैं, फिर वो एक आबले की शक्ल इख्तियार करते हैं और उसके बाद वो पस्ट्यूल बन जाता है, यानी देखने में लगता है जैसे पस फील्ड है, और उसके बाद क्रस्टेशन हो जाती है। ये सारा प्रोसेस जो है ये थोड़ा टाइम लेता है, और जब मुकम्मल स्किन हील हो जाती है तो 2, 3 या 4 हफ्ते भी लग सकते हैं इसमें। बिल्कुल आखिर में इसकी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो क्या है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर लेस सीवियर डिजीज़ है, माइल्ड इलनेस है, तो हम पेशेंट को सबसे पहले तो आइसोलेट करते हैं ठीक। ताकि दूसरों को ट्रांसमिट ना हो सके, और उनको प्रॉपर ये गाइडेंस दी जाती है कि आपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, और कांटेक्ट अगर हो जाए, फिजिकल टच हो जाए, हाथ साबुन पानी से धोने हैं, पेशेंट के साथ मिलना है, बैठना है तो मास्क का इस्तेमाल करें, पेशेंट को भी पहनाएं, खुद भी पहने, और डिस्टेंस इख्तियार करें पेशेंट के साथ। ठीक। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, अगर बुखार है तो बुखार की दवाई दें, अगर दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा दें। और इसमें ख़ास तौर पर ये बताती चलूँ कि लेस सीवियर डिजीज़ तो इसी तरह ही ठीक हो जाती है, और सेल्फ लिमिटिंग भी होती है बाज़ औक़ात, लेकिन जो सीवियर फॉर्म होती है वो फिर काफ़ी डेंजरस होती है। उसमें जो स्किन के ऊपर लीजन है या जो नंबर होते हैं रैश बढ़ के, जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ औक़ात थाउजेंड्स में होते हैं। अच्छा, और हम severe अभी डोंट वांट टू complications स्प्रेड हो सकती पैनिक, हैं। बट एट द सेम टाइम ना ही मालूमात हम रोकना चाहते हैं। अभी तक जो आपने बताया उसका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जो मालूमात बताई इसमें पैनिक करने की बात नहीं है, लेकिन जांच रखना और जानना कि क्या हो रहा है और एहतियात बरतना, सफाई इसके अंदर और मैनेजमेंट इसके अंदर बड़ी अहम है। तो आप ख्याल रखिएगा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, मालूमात मौजूद हैं और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं इसको बड़ा क्लोजली देख भी रहे हैं। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।